यही पंखा बंद कर दो, चला दे। चलिए जो है उस दिन हम लोगों ने बात किया था कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, तो स्लोप के लिए हमने बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता था। ये कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये सारे पॉइंट होते थे एक्स वाई प्लेन में, इस तरह से ये ए बी और ये सी। तो इसके लिए हमने कहा था ये जो y2 माइनस y1 कितनी लेंथ हो जाएगी ट्रायंगल की, और ये बेस जो है x2 माइनस x1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये थीटा था। तो जो स्लोप था m स्लोप के लिए सिंबल है, वो या तो tan थीटा होता था, अगर ये थीटा इसे पता होता है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये हमारी x एक्सिस है, यही थीटा यहाँ पे भी होगा, तो tan थीटा से भी स्लोप निकाल सकते थे, या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकलता था। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के जो 2 पॉइंट से पास हो रही है उसके स्लोप का फार्मूला है। दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो कि परपेंडिकुलर का काम करता था, क्योंकि y एक्सिस ऐसे ही होती है, तो ये y2 माइनस y1 यही लेंथ होगी, और बेस x2 माइनस x1 ये वाली लाइन होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के लिए। तो इससे भी स्लोप निकल सकता है, और अगर ये एंगल दिया हुआ है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो इससे भी स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू निकाली जा सकती है किसी भी स्ट्रेट लाइन में। तो आप देखिए इस y2 माइनस y1 को हम लोग डेल्टा y अपॉन x2 माइनस x1 को डेल्टा x भी कहते हैं, ठीक है। डेल्टा x मतलब चेंज इन x, डेल्टा y मतलब चेंज इन y, ठीक है। तो ये स्लोप निकालने का बेसिक फार्मूला है। अब अगर जो है मैं इसी बात को थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि अभी जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसकी फिजिकल मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हल्का फुल्का जल्दी से, फार्मूले पे बेस केवल आपका काम है, बहुत जल्दी बस फार्मूले बताने चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट दे देते हैं। मान लीजिए कोई आपको एक फंक्शन दिया है, कुछ भी x² माइनस 6x प्लस 1 ऐसा कुछ है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक फंक्शन के फॉर्म में है। इसी fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx को हम y बोलते हैं, और ये x² माइनस 6x प्लस 1 ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखिए अगर कोई भी एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल x का ये एक्सप्रेशन है, इसको हम दूसरे वेरिएबल y के साथ लिंक कर देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है ये एक फंक्शन का काम करेगा। फंक्शन में जो है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, उसमें से एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है। तो अभी आपको इतना कोई इसका डिटेल नहीं है, बस ये जान लीजिए कि फंक्शन में जो f सिंबल यूज करते हैं ये फंक्शन के लिए, और ये जो स्मॉल x हम लोग लिखते हैं ये उस वेरिएबल के लिए है जिस वेरिएबल के टर्म्स में हमारा फंक्शन दिया गया है। ये x के टर्म्स में है, x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे x लिखा है, और fx को ही हम y कहते हैं, तो y b ये लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा f लिया जाए, हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं, यही सेम चीज ऐसे लिखते हैं gx x² माइनस 6x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक हमेशा जरूरी नहीं, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी। ये हो गया आपका, मान लीजिए हम चाहें तो px भी इसको लिख दें, कोई मतलब नहीं, जो आपको मन हो वो लिख दीजिए, ठीक है। gx px fy, अगर आपका फंक्शन ये सब क्या है, ये x के टर्म्स में है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे हमने x लिखा हुआ है। अगर हम जो है y के टर्म्स में अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें या t के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए एस टी एक फंक्शन है और ये है 3t + 1 ऐसा कुछ है, तो ये देखिए एस टी लिखा हुआ है। एस टी जैसे ही हमने ये कोई सिंबल यूज करके स्मॉल ब्रैकेट में कोई वेरिएबल यूज कर दिया तो आप समझ लीजिए कि ये फंक्शन है, और ये t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे t है तो ये t का फंक्शन है 3t + 1।
मतलब इसकी जो वैल्यू है वो t पे डिपेंड कर रही है। तो ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग फंक्शन को जो है किसी वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए, ये आपको ये 11th में मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं, आपको इसका कोई डिटेल नहीं जानना है, बस ये जान लीजिए कि फंक्शन को इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग देंगे आपको सीधे ये एक्सप्रेशन रहेंगे, आपको केवल उनको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये t का फंक्शन है, मतलब ये जो है st फंक्शन की वैल्यू देगी, कब देगी, जब हम यहाँ t की कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं t की वैल्यू 1 दे दूं तो यहाँ पे भी s1 लिख देंगे, ठीक है। और ये 3 into 1, क्योंकि t की वैल्यू 1 दिया हमने, तो 3 into 1 3 plus 1 4 हो जाएगा। तो t की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 हो गई। तो आप देख रहे हैं अगर t की वैल्यू मैं 2 दे दूं तो 3 2 6 plus 1 7, तो t की वैल्यू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 7 हो गई। तो t की अलग-अलग वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग-अलग आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू t पे डिपेंड करती है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो t पे डिपेंड करती है, और t की वैल्यू कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो t की वैल्यू हम देने के लिए फ्री है, इसीलिए जो है t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। वैल्यू तो इसकी भी अलग-अलग हम देंगे, तो वेरिएबल तो है। और ये जो st है, जैसे हमने fx को y कह दिया ना, वैसे st को भी आप कुछ कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो y है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू जो मन हो हम दे सकते हैं, ठीक है। बस अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने के बाद जितनी भी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू बचेगी हम कोई भी दे सकते हैं, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल while x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू हम अपने से देंगे। जब हम अपने से देंगे तो किस बात के लिए डिपेंड कर रही है, बस कोई भी रियल नंबर देना है हम देते चले जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो आपको इस तरह का जब फंक्शन मिलेगा तो हर फंक्शन का फिजिकल एक ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा कि पैराबोलिक शेप में होता है। तो अगर मैं किसी पैराबोला को बनाऊं ऐसे करके, ठीक है, और इस पैराबोला पे कोई भी 2 पॉइंट लूं, जैसे एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो इन दोनों पॉइंट को जो है मैंने यहाँ इसको x1 y1 बोला और इसको जो है x2 y2 बोला, ठीक है। तो अब ये जो है सेकेंड कहलाती है, ये जो लाइन इसको कट कर रही है क्या बोलती है, हम इसको सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड जो है, अगर ये जो दोनों पॉइंट है, अभी अगर हम स्लोप की बात करें तो इस लाइन के स्लोप की बात करें, ये जो लाइन है जो कट कर रही है, तो इसी तरह से फिर ये हो जाएगा, इसका स्लोप इसी फार्मूले से निकलेगा। m कैसे निकलेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। आप देखो यही दोनों पॉइंट अगर मैं क्लोज कराते जाऊं तो ये हो गया। आप देखिए दोनों पॉइंट क्लोज आते चले जा रहे हैं, फिर ये इनको मैं और क्लोज करा दूं तो अभी 2 पॉइंट पे कट हो रही है, देखिए लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को। फिर ऐसे क्लोज आते आते ऐसा भी आएगा जब दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जाएंगे, आएगा कि नहीं? तो ऐसे में दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, और अब ये जो लाइन बन रही है ना, दिस लाइन इज नोन एज द टेंजेंट एट दिस कर्व एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है ये टेंजेंट कहलाएगा इस कर्व पे। तो ऐसे में अब जो ये निकलेगा ना, वो इस पॉइंट पे स्लोप निकलेगा इस टेंजेंट का। इससे क्या निकलता है, स्लोप निकलता है, ठीक है। और किसका स्लोप निकलेगा, टेंजेंट का। इससे भी हम स्लोप निकाल सकते थे, लेकिन ये सेकंड का स्लोप निकलता, ऐसे निकाले, ये जो है सेकंड धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं दोनों पॉइंट, फिर ये टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये ऐसा कब होगा, जब ये देखिए इनका जो डिफरेंस है बहुत कम होता चला जाएगा, है कि नहीं।
देखिए जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है y2 की वैल्यू छोटी होती जा रही है, y1 की वैल्यू भी छोटी होती जा रही है। धीरे 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 इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग दोनों के x का डिफरेंस भी बहुत कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 2 रहा हो, यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करो 7 है। फिर जब ये यहाँ पे आ गए तो x की वैल्यू कितनी हो गई? चलिए 4 कर दिया। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग ये दूसरा पॉइंट मिला था, यहाँ पे x की वैल्यू जो हो गई, चलिए 5 ले लिया। फिर ये और आ गया इधर, ये 6 हुआ, यहाँ पे आ गया, चलिए ये अभी 5 से घट के कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखिए 6 अभी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, हम लोग का तो ऐसे अंदाज से है। तो इनके बीच के जो डिफरेंस आएगा x2 माइनस x1, कहाँ 2 माइनस 7 5 था अभी इनका डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस कम हो रहा है कि नहीं? अब 4 माइनस 6 या 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 का गैप आएगा। तो इस तरह से ये भी कम होता जाएगा और लास्ट में दोनों एक ही जगह हो जाएंगे, x1 x2 लगभग एग्जैक्ट एक जगह हो जाएंगे। तो जस्ट इक्वल टू 0 तो हम नहीं मानते, लेकिन इतना क्लोज मानते हैं कि ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है बहुत कम हो जाएगा। these two differences tends to 0, ये 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? तो जब 0 की ओर अप्रोच करते हैं मतलब ये जो डिफरेंस है बहुत कम हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम dy by dx लिख लेते हैं, ठीक है? तो dy by dx में जो है dx इज वेरी वेरी स्मॉल, यही dx जो है अप्रोच करता है, ये मतलब नियर अबाउट होता है 0 के, ठीक है? तो अब ये dy by dx से दरअसल क्या मिलता है, वो आपको स्लोप का फंक्शन मिल जाता है टेंजेंट के, क्योंकि जब जैसे ये 0 की ओर अप्रोच करेंगे ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, तब टेंजेंट बन जाएगी लाइन हमारी, ठीक है? और ये dy by dx एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक फंक्शन आपको देंगे और वो फंक्शन जो है अगर उस फंक्शन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख दोगे, इस पॉइंट का जो दोनों पॉइंट कोइंसाइड होने का जो पॉइंट आपको मिला उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस फंक्शन में रख दोगे तो इस टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और हमको यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा ऐसे आपको आइडिया कि कुछ फिजिकल आइडिया आपको रहे, तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कहा जाएगा कि स्लोप फाइंड करो किसी कर्व पे, इस तरह कुछ कर्व और दिया रहेगा फंक्शन के फॉर्म में और कह देगा इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करो, तो टेंजेंट का, तो सबसे पहले आप dy by dx निकालना और उसके बाद उस पॉइंट को, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसमें रख देना, ठीक है? अगर x y दोनों का तो दोनों को रख देना, नहीं तो मान लो जैसे आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 7 1 ऐसा कुछ है, तो dy by dx से मान लो आपको मिल गया x माइनस 2, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 7 है, 7 रख देना, और y तो है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 2 है बस 2 रहो, ये 5 आ गया, तो स्लोप आपका आ जाएगा 5। बात समझ में आई? तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है और कहा जाए कि उस फंक्शन के जो कर्व है उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालो टेंजेंट का, तो सबसे पहले उस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्योंकि dy by dx क्या कहता है, आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है? किसको करो? y जो फंक्शन आपको दिया है, अभी हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे dy by dx, इसको ऐसे पढ़ेंगे dy by dx ऑफ y, ठीक है? dy by dx ऑफ y, y क्या होगा? y यही होगा, तो इसका dy by dx हम लोग फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर उस पॉइंट को रख देंगे, तो हमें स्लोप निकल आएगा टेंजेंट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये थोड़ा सा जो है जो बेसिकली मैथ पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से था, जो आपको अभी बहुत जरूरी नहीं है। अब सीधे हम लोग फार्मूले याद करेंगे और नोट कर लेंगे, वो फार्मूले सीधे सीधे अप्लाई करेंगे और फटाफट आपको जो है आंसर आता जाएगा, बहुत आसान होता है। तो हमको अब क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, सब एक ही बात है, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सब एक ही बात है, ठीक है? तो कैसे? हमने कहा आपको क्या फाइंड करना होता है dy by dx ऑफ y,
ठीक है, जिसमें जो है तो ये dy बाई dx आपको बताता क्या है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। ये डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज है, इसके रिस्पेक्ट में इसके चेंज होने के रेट को ये dy बाई dx देता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, dy बाई dx मतलब d बाई dx ऑफ y, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता ds बाई dt तो इसको क्या कहते हैं d बाई dt ऑफ s। इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, ऐसे ही फटाफट समझ लीजिए आप लोग। तो जैसे ये कब करेंगे, जैसे आपको ये फंक्शन दिया हुआ है 3t की पावर 4 माइनस 5 बाई 2 t क्यूब प्लस 1 ऐसा कुछ दिया है, ये st जो है s एक फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, तब आपको जो निकालना होगा ना वो ds बाई dt, क्योंकि s डिपेंड कर रहा है t पे, तो जिस पे फंक्शन हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वैल्यू हम अपने से देते हैं कि नहीं वैल्यू, उसको जैसी देंगे वैसी इसकी वैल्यू आएगी। तो जिस पे फंक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ये निकालते हैं, t पे डिपेंड कर रहा है तो d बाई dt निकालेंगे, किसका, यहाँ पे s लिखा है तो s का, क्योंकि s की वैल्यू ही t पे डिपेंड कर रही है। अगर हम कुछ ऐसे लिखते g ऐसा कुछ होता फंक्शन मान लो, तो 3m माइनस 5 ऐसा कुछ होता, तो हम क्या निकालते हैं d बाई dm, ठीक है, और किसका g का, ठीक है, तो dg बाई dm करते मतलब या इसको आप हाफ g ऐसे कर दो समझने के लिए। तो ये चीज होता है ds बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ s। तो s का एक फंक्शन यहाँ पे नोट करके एग्जांपल के लिए समझ लो, पहले s का ये फंक्शन नोट कर लो कि ds बाई dt का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, ऐसे नोट कर लो तो आपको एक आइडिया रहेगी कि जरूरी नहीं कि हमेशा d बाई dx भी यहाँ पे रहे, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में दिया गया है तब d बाई dx निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट यहाँ पे y सब जगह होता तो d बाई dy निकालते, अब यहाँ पे t है तो d बाई dt निकालेंगे, किसका निकालेंगे, s का, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं क्या कर दूं ना, चलिए अब फॉर्मूले हैं कुछ, इनको आप फटाफट नोट करें। तो पहला जो है, अगर आपको y x की पावर n, अब यहाँ पे देख लीजिए हम हमेशा लेते तो पढ़ाते समय x और y ही है, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि अगर s और t होगा तो ds बाई dt इस तरह कर लेंगे आप ना। तो हम लोग x और y ले रहे हैं, अगर आपका फंक्शन y x की पावर n है, हमारा ये x की वैल्यू हम अपने से देते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट, जैसे जैसे x की देंगे वैसे वैसे y की आएगी। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, ये dy बाई dx, इसका कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका फंक्शन है दिया रहेगा, तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं d बाई dx ऑफ y, ठीक है ना। तो अब d बाई dx, अब ऑफ y, तो y का d बाई dx, तो y क्या है x की पावर n, तो x की पावर n लिख दिया, तो आपको क्या मिला, इसका रूल ये है, मेन यही है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने का रूल ये है कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी और फिर x की पावर जो है ये n की वो 1 कम हो जाएगी, n माइनस 1, ठीक है। तो अब ये तो मैंने एक फंक्शन का पूरा जो है आपको लिख के दिखाया, पूरा एक्चुअल में कैसे लिखते हैं।
अब यही फॉर्मूला शॉर्ट में लिख लीजिए कि dy/dx, ये एक पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए ऐसे। अब बाकी फॉर्मूले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये जैसे लास्ट में ये लिख रहा हूँ इस तरह। तो ये अगर दिया हुआ है तो इसको dy/dx का मतलब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। नोट किया इसको। तो ये दिया था dy/dx फाइंड करना था, तो dy/dx का मतलब dy/dx ऑफ y। अब y क्या था, ये था, तो y हमने लिख दिया, dy/dx था, dy/dx हमने लगाया। तो अब इसी का हमें फॉर्मूला चाहिए, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट रख लीजिए कि जो पावर है वेरिएबल के ऊपर पावर होनी चाहिए, तो पावर पहले आ गई, फिर x की जो पावर है एक कम हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू दिस होता है। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है बस। ये पूरा प्रोसेस आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता है ये, ठीक है, आपको याद ये रखना है। तो इसका रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल लिख देते हैं फर्स्ट से। अगर y इज इक्वल टू आपको दिया है x की पावर 3, तो देखिए क्या करेंगे, तो dy/dx ऑफ x की पावर 3 डायरेक्ट लिखेंगे, और आपको पता है पावर पहले आ जाती है, 3 पहले कर दिया, फिर पावर 1 कम हो जाती है, x की पावर 2 कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। हो गया ना? तो इसको फट से आप ऐसे लिख देंगे। आपको तो ये सब भी करना नहीं, आपको पता है इसका कुछ क्या होगा, पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट इस पर टिक मार डालने की जरूरत पड़ेगी। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसी को मैं एक दूसरा एग्जाम्पल करूँ जिसको हमेशा आपको याद रखना है। अगर आपको दिया है y की पावर √x, ठीक है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना। तो अब dy/dx क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x की पावर 1/2। अब रूट कहता है पावर पहले आ जाएगी, तो पावर पहले आ गई, फिर x की पावर 1 कम कर देंगे, n-1, तो n तो 1/2 है, 1/2 से 1 माइनस करोगे तो ये 1 - 4.2 मतलब -1/2 आ जाएगा, तो x की पावर -1/2 आ गई, है ना। अब क्या होगा, अब ये 1/2 तो नीचे है, ये जो निगेटिव पावर है, आपको देख लो थोड़ा सा, ये निगेटिव पावर है, इसको हमेशा हम नीचे कर देते हैं, ये x पावर 1/2 नीचे आके पॉजिटिव हो गई, लेकिन 1/2 को हम लिखने की जगह रूट ही लगाते हैं हमेशा, ये 1/2 √x हो जाएगा, 1/2 तो है ही नहीं है, x पावर 1/2 मतलब √x हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं आप लोग को? तो ये डायरेक्ट आप रख लीजिए कि dy/dx ऑफ √x जो होता है वो होता है 1/2 √x, ये आप डायरेक्ट यूज करिएगा, बहुत जगहों पे आएगा, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यही दिया होता आपको y इक्वल टू 1/x की पावर 3, तो नीचे जो कोई चीज है तो पहले हम ऊपर कर लेंगे, मतलब यही क्वेश्चन ऐसे रहा होगा कि y इज इक्वल टू 1/x की पावर 3, तो सबसे पहले तो इसको ऊपर कर लेते ऐसे, और उसके बाद dy/dx निकालते, -3 था पहले आ जाता, फिर -3 से 1 माइनस करते तो -4 हो जाता। बात समझ में आ रही है? अगर ये क्वेश्चन है तो इसका dy/dx अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो dy/dx ऑफ x की पावर -3, मतलब ये लिखते, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते, एक ही बात है, तो -3 तो पहले आ गई, और x पावर -3 से 1 माइनस करते तो -4 हो जाता, -3 -1, क्योंकि -1 करते हैं कि नहीं, ये -4, तो ये -3/x की पावर +4, -4 ऊपर आता, नीचे कर देते, ऐसे हो जाता। तो ये एक बेसिक फार्मूला जो आपको याद हो गया होगा हमारे इसमें से, है कि नहीं, और ये एक डायरेक्ट हमेशा यूज कर लीजिए, इसी रूल से आता है, लेकिन डायरेक्ट ये किया कीजिए, आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको रब करता हूँ, अगले फार्मूले पे चलते हैं।
अब अगला, अगर y इज इक्वल टू जो है आपको कोई कांस्टेंट दे दे c, ठीक है, कोई कांस्टेंट दे दे c, तो क्या करेंगे, या अभी एक और कर लो, y इज इक्वल टू ax की पावर n, ऐसा हो कि कोई नंबर मल्टीप्लाई में है हमारे वेरिएबल के साथ, तो क्या करेंगे, dy dx ऑफ दिस ax की पावर n, तो आपको पता है ये जो a जो है एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐसे इनटू में अगर है, अगर इनटू में है तो बाहर कर लीजिए और dy dx ऑफ x की पावर n कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ये जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको बाहर कर लीजिए। पहले तो dy dx ऑफ y की जगह ये हमने देखिए नोट कर लिया, ये मल्टीप्लाई में था, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको बाहर कीजिए, कोई फंक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा ये a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, ये कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो उसको बाहर बिल्कुल रख लीजिए और ऐसे आप रखिए। अब इसका आपको पता ही है, n पहले आ जाएगा तो ये पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, n भी पहले आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, तो इस तरह से जो है इसका एक फार्मूला बन गया, इसको आप क्या लिख दें, dy dx ax की पावर n इज इक्वल टू an x की पावर n माइनस 1। तो मतलब कुछ नहीं करना है, ये जैसे था पड़ा रहेगा, ये जैसे फार्मूला इसका बनता वही चुपचाप लिख देंगे, ठीक है। और इसमें कोई एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये हो गया इसका क्या नंबर है, ये पावर पहले आ गया, इस तरह से आप इसको देखते ही डायरेक्टली अपना डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ये सब करना भी आपको नहीं इतना आसान होता है, ये कि आपको टिक करना है तो सीधे ही बता देना हो जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। कर दूं और अब किसी को अगर यही सेम चीज देखिए कैसे करते हैं कि अगर x की पावर 0 होती तो क्या होता, वैल्यू 1 होती, x की पावर 0 होता तो वैल्यू 1 होती, मतलब आपको अब कोई फंक्शन इस तरह से दे दे, जैसे एक कांस्टेंट था, मतलब उस कांस्टेंट को अक्सर c से दिखाते हैं, जैसे कि c एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, ये क्या है, c इज अ कांस्टेंट, कोई नंबर है वेक्टर वैल्यू, तो इसका कैसे करेंगे, डिवाइड बाय dx dc बाय dx, इसको कैसे करेंगे, तो आप इमेजिन करो कि c को हम c into 1 लिख सकते हैं, c 1 या c, और 1 को हम x की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर dy dx कहा है तो x मानेंगे, अगर कहता है dy by dt फाइंड करो, ऐसा दिया होता है, y c दिया होता है, कहता है dy by dt फाइंड करो, तो हम c के आगे t की पावर 0 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 से c मल्टीप्लाई होगा तो c ही रह जाएगा, ध्यान रखिए। तो अब आपने रूल पढ़ लिया अभी जस्ट पहले वाला जो रूल पढ़ा कि कोई कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद dy dx कर देंगे x की पावर 0 का, ठीक है ना। तो x की पावर 0 का करेंगे तो 0 पावर जो है पहले आ जाएगी कि नहीं, पावर पहले आ जाती है, तो c इंटू 0 पहले से c यहाँ पे है, और उसके बाद जो है पावर 1 कम हो जाएगी, तो 0 में से 1 कम करेंगे तो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 से लेकिन इधर मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा कि नहीं, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो देयरफॉर dy dx ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो प्योर अगर आपको एक नंबर दिया है तो 5 दीजिए, जैसे कहा कि 5 को डिफरेंशिएट कीजिए, अगर y इज इक्वल टू 5 दिया है एग्जांपल के लिए, तो dy dx या dy dt जो भी हो 5 का करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नोट कर लिया? तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको तो फार्मूलों से केवल मतलब है और एकदम बेसिक चीजें आपके कोर्स में है। तो रख कर दूं? तो कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन क्या बताता है, तो डिफरेंशिएशन रेट बताता है,
किसका रेट बताता है? डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की रेट इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। किसका गया आगे जाएगा? चलो चलो अगले उसमें आते हैं। कट गया ना? वीडियो चल रही है? ओके चलिए अब अगला जो फार्मूला हम लोग देखेंगे 4th नंबर का होगा शायद। 4th है तो y इज इक्वल टू e की पावर x। तो dy dx ऑफ e की पावर x जो है वो होता है e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अगर y इक्वल टू log x दे दिया है तो dy dx ऑफ log x जो होता है वो 1 by x होता है। ये है अभी के लिए जैसे एग्जाम्पल एक नोट कर लेते हैं इनका। अगर आपको y दिया है जैसे 5 into e की पावर x, अगर ये दिया है तो आपको पता है जो कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई में रहता है तो वो पहले आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में ही पड़ा रहेगा। मेन हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे में dy dx ऑफ 5 into e की पावर x जो हो जाएगा तो 5 पहले कर दो इनटू है और dy dx मेन आपकी e की पावर x का करो तो 5 इंटू में पड़ा रहेगा। e की पावर x का भी हमने पढ़ा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये 5 e की पावर x ही रह गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, log x का जो है जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x आएगा। अगर यहाँ log t होता तो d बाई dt आप log t करते तो 1 बाई t आ जाता। यहाँ x है तो d बाई dx आप log x 1 बाई x। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आपके। इसका एग्जाम्पल है कि ये हम लॉग ये सीधे यही है तो एग्जाम्पल मानो इसको फार्मूला भी मानो। अगर कोई इनटू में रहता है तो इसी तरह से रखते हैं। इसको रखते हैं आपको पता है कि जो है e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह काम करता है। अब हम लोग 6 वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे y अगर a की पावर x है, a एक कांस्टेंट है मतलब किसी न्यूमेरिकल के ऊपर पावर हो। वेरिएबल तो x है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? a इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे 5 की पावर x है, इस तरह से कुछ। तो ऐसे में dy dx ऑफ a की पावर x जो होता है वो a की पावर x log a e हो जाता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिए।
ये कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो a की पावर x का फॉर्म इस पे लगेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a की पावर x मतलब जो है वो तो आ ही जाएगा, एक बार पूरा का पूरा यही आ गया। फिर log a की a क्या है, यही वाला नंबर है, तो 5 है a, तो log a मतलब यही 5 की बेस में e लगा देंगे, ठीक है ना। इसी के हिसाब से ये समझ में आ गया, तो a का काम कौन कर रहा है, 5, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, नोट हो गया ये। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। अगर आपको जो है y sin x दे दिया, तो ऐसे में dy dx आप sin x जो होता है वो cos x हो जाता है। ये तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, इसमें एक जगह का यूज होगा तो बताएंगे y cos x, तो dy dx आप cos x जो हो जाएगा वो माइनस sin x हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले मिलता है वो स्क्वायर x ये सीधे सीधे याद कर लेना है आपको। क्या करूं, तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये ध्यान रखना है, और tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर y आपको जो है cot x दिया है, तो dy dx आप cot x जो होता है वो माइनस स्क्वायर x होता है। dy dx आप sec x, अगर y sec x में आपके पास तो dy dx आपको x मिल जाएगा, ये जो है कुछ डिनामिकल फॉर्मूले हैं, के इनको आपको याद करना है। बचने की बात बहुत इतने आजकल तक ट्रेन करें, ये सब एक बार देखना कि रट जाएगा। देखो नहीं, अभी देखोगे तो ये बहुत आसान है, ये सब बहुत जल्दी रट जाएगा। sin x का cos x हो जाता है, cos x का माइनस sin x हो जाता है, sin cos आपस में चेंज हो जाते हैं, tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो tan का sec स्क्वायर x और cos का माइनस cosec स्क्वायर x, ये याद कर लेना, tan cot x आपका होता है। अब अगर हम sec x का करेंगे ना, केवल sec x का, जैसे कि ये दिया हमने sec x, तो जब sec x का करेंगे तो ये स्क्वायर था, एक ही यहाँ पे आया है, तो एक बार sec x भी लिख लेना, और sec tan का आपस में रिलेशन होता है, तो sec x tan x हो जाएगा। इसी तरह cosec वाले में
अगर कोसेक एक्स केवल ले लिया जब पावर 2 था एक ही आया, तो एक बार आएगा कोसेक खुद, एक बार जो है कॉट आ जाएगा ऐसे। और माइनस वाले में ये माइनस यहाँ आएगा और इस वाले में तो माइनस था नहीं, इसलिए माइनस नहीं आएगा। ऐसा आप पढ़ा रहे हैं नहीं तो ऐसे ही आप लोग जहाँ एक दो बार 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ना वो सब रट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे याद हो जाता है। आप एक बार एक ही पेज में इन सबको थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा जिससे क्लियर दिखे, और उसके बाद देखिएगा आपको ये कितने आसान हो, सब रट जाते हैं, करने से ही रट जाते हैं। एक्स्ट्रा बहुत कुछ बस 5 मिनट ध्यान से इसका ये होता है, इसका ये होता है, थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ता है। पहले हम लोग सोचते थे जिसके पास कुछ होता है, कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप लोग जो चीज़ कर सकते वो हम लोग अब नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने जो किया ये तो केवल अपने नहीं, आप लोग का दिमाग बहुत साफ था, हम लोग को इतना कोई समझाता नहीं था। जल्दी से पढ़ा दिया, क्लास ले लिया, मानो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारे परेशान कर दिया, क्लास हो गई, कुछ नहीं होती थी क्लास, छुट्टियाँ बना के सब आके जो है टाइम पास करके चले जाते थे। हम लोग कम से कम पढ़ाते हैं, बकवास भले थोड़ा बहुत कर लें लेकिन पढ़ाते तो हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना चीज़ें बताई जा रही, तो आप उसको थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो बहुत आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए बस थोड़ी सी एक बात बता दूंगा, तो उसके बाद मैं रखूँगा कि हम लोगों ने जो है पढ़ा जो फार्मूला अभी, जैसे अभी हमने कहा कि y sin x है, तो इसका तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला है तो sin x का cos x हो जाएगा। अगर आपको कहीं दे दे y sin x स्क्वायर, तो आप यही फार्मूला ठोक मत देना, ठीक है, क्योंकि आप केवल y sin x का x की पावर क्या वेरिएबल है, इसकी पावर 1 का जानते हो, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, और sin x स्क्वायर जो है इसको गलती से ऐसा मत समझ लेना कि ये sin x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो sin x स्क्वायर है, इसको अगर ये लिखना है ना, अगर ये होता sin स्क्वायर तब x लिखा होता, तो दिस इज sin x का होल स्क्वायर, ये स्पेशली x का स्क्वायर है। तो इस तरह से अगर फंक्शन आ गए या ये आ गया sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करने को आ गया, तो इसको इन सब ये इस तरह वाले फंक्शन को पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब वेरिएबल की पावर 1 बनाना होगा। अभी तो वेरिएबल की पावर 2 है, और ये इतना आसान होता है, यही सब मतलब मेन आपकी वो है जो आप ध्यान रखेंगे तो 2 सेकंड में करेंगे। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कैसे आप करेंगे। y sin x स्क्वायर दिया और हमसे कहा गया फाइंड करो dy बाई dx या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका निकालो। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप जैसे ही देखेंगे आप सोचेंगे कि हम sin x का जानते हैं, sin x स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो वैसे ही जो है आप इसको क्या करोगे, ऐसे करोगे dy बाई d, अब आगे यहाँ नीचे क्या लिखोगे, x लिखोगे कि क्या लिखोगे उसको मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले साइन ये x स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो इस पूरे x स्क्वायर को आप मान लो कि अब तो पावर 1 हो गई, अब तो लगेगा ना फॉर्मूला हमारा, तो लेकिन यहाँ t आ गया तो यहाँ क्या होना चाहिए dt ना, तो लेकिन फाइंड तो dx ही करना था, तो अभी इसको ये रहने दो। लेकिन यहाँ पे जो है जब हम लोग कहते थे ना कि d बाई dx और यहाँ पे लिख देते थे sin x, यही करते थे, तो यहाँ पे करेंगे d बाई dt, क्योंकि यहाँ पे आ गया है t, लेकिन नीचे dt तो नहीं होना चाहिए, तो dt ऊपर भी कर दो जिससे कोई फर्क ना पड़े, और नीचे लगा दो dx। बात समझ आई, कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पहले से बता ले रहे हो आ रहा है ना, मैं फिर से बताऊँ तो फिर आपको समझ में आएगा, डाउट हो रहा है आपको, आ रहा है ना, पक्का आ रहा है, अच्छा जैसे मैं थोड़ा मुझे जब हो जाता है मुझे दिमाग को चलता रहता है। ये sin x आपको दिया गया है,
तो हम लोग जब अगर आपसे कहते थे dy बाई dx फाइंड करो तो इसको हम कहते थे dy बाई dx ऑफ साइन x ऐसे लिखते थे। dy बाई dx इक्वल टू दिस इक्वल टू ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो आपको dy बाई dx निकालना था तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx आप साइन x लिखते थे, तो अब dy बाई dx न लिख के dy बाई dt लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो p बन गया फंक्शन, तो यहाँ p लगाना पड़ेगा, लेकिन चाहिए तो हमें यहाँ dx ही। तो जब dx ही चाहिए तो dx रखे रहो नीचे और इसको हटाने के लिए ऊपर एक इंटू कर दो। बात समझ में आ गई? अब ये हो गया साइन t का जो है क्या हो जाएगा cos t, साइन x का क्या हुआ था cos x, तो साइन t है तो cot t हो जाएगा। तो d बाई dt आप साइन t तो हो गया cos t, अब इनटू ये dt बाई तो d बाई dx और t क्या था x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर रख दो। अब ये x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं? x की पावर n हो गया कि नहीं? पक्का बताओ? जो सबसे पहला फार्मूला था तो पावर पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये 2 है, तो ये cos और t तो x स्क्वायर है वापस रख भी दो और यहाँ भी हो जाएगा 2 पहले चला आएगा इनटू x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 2x हो जाएगा। तो इस 2x को ऐसे लिख दो, ये मत सोचना कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पावर ऐड कर दो, इतना हो गया। ये अगर चीज इनटू में ये जो 2x है इस पूरे से मल्टीप्लाई है। दरअसल ये काम करता है एंगल का, जैसे हम लोग कहते हैं ना cos थीटा, ठीक है, ये थीटा की जगह है, इससे कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2x इधर रखिए और cos x स्क्वायर इधर कर दीजिए, ठीक है। तो आसान है, इसको एज एग्जांपल आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी चर्चा हमको करनी पड़ेगी अगले टर्म पे, क्योंकि यही आपको जो है मेन है। इस तरह के जो आपके जो है जो डायरेक्ट फंक्शन नहीं होंगे तो वहीं पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी सब तो ऐसे फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप फट से बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है।